गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपके 12th केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स, उनका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है ना। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था चालकता का एसआई मात्रक। चालकता का एसआई मात्रक क्वेश्चन फर्स्ट। चालकता का एसआई मात्रक होगा सीमेंस मीटर इनवर्स। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जिसमें ऑब्जेक्टिव में द आंसर आएगा सीमेंस मीटर इनवर्स फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन था आपके सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व है। सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था 3D सीरीज का Mn एलिमेंट करता है, +7 तक दिखाता है ये ऑक्सीकरण, और 3D सीरीज ही आपके सिलेबस में थी कंप्लीटली। 3D सीरीज का Mn आंसर आएगा, जो ऑब्जेक्टिव में आंसर है आपके ए। मैं आंसर ही लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, आप मिला लेना अपने पेपर से। फिर थर्ड क्वेश्चन था FeCO होल 5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। FeCO होल 5 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी 0, क्योंकि CO का ऑक्सीकरण 0 होता है ना, तो आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। FeCO का होल 5, Fe को माना x मल्टीप्लाई बाई 1, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0 मल्टीप्लाई बाई 5, कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज 0 है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है FeCO होल 5 में Fe की ऑक्सीकरण होगी 0, ऑप्शन आएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है क्रोमाइट अयस्क का रासायनिक सूत्र। क्रोमाइट अयस्क बोलते हैं आयरन क्रोमाइट को। आयरन क्रोमाइट और क्रोमाइट एक ही चीज है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है FeCr2O4। आयरन क्रोमाइट आएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्रोमाइट अयस्क किसी को बोलते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। आयरन क्रोमाइट और क्रोमाइट अयस्क एक ही चीज है, इसको आयरन क्रोमाइट भी बोलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर पांचवा क्वेश्चन लिख रहा है 1 मोल COCl3 डॉट 5NH3। 1 मोल COCl3 डॉट 5NH3 विलियन में आधिक्य में AgNO3 डालने। इसके अंदर डाल रहा है एक्सेस में AgNO3 सॉल्यूशन। तो एक्सेस में AgNO3 सॉल्यूशन जब इसमें डाल रहा है तो पूछ रहा है विलियन मिलाने पर अवक्षेपित AgCl के मोलों की संख्या होगी। AgCl के मोल पूछ रहा है कितने मोल अवक्षेपित होंगे। देखो सीधा कंसेप्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीकरण चल रहा है +3, क्योंकि Cl का -1 -3 तो Cl के हो गए। NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट चल रहा है +3। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। समन्वय संख्या जानते हो ना, 6 होती है। तो 5 तो NH3 पूरा कर देगा और एक कोऑर्डिनेशन नंबर Cl पूरा करेगा। तो कितने Cl आपके पास बच गए? 2 Cl, और वो 2 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएंगे। मीन इसका मॉडर्न फॉर्मूला ये होगा कोबाल्ट NH3 का 5 Cl और बाहर Cl2, राइट। अब इसमें जब आप AgNO3 डालोगे तो ये Cl अवक्षेप के रूप में आ जाएंगे आपके पास। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट +3 का 6 होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था। तो आप सबको बड़ा रखकर क्लास वगैरह में ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 5 और 1 यहाँ से ले लो Cl, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कितने Cl रिमेनिंग बचे? 2, तो 2 मोल अवक्षेप आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 मोल अवक्षेप। तो 5वें क्वेश्चन में आएगा 2 मोल अवक्षेप। तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है वो है बैक। मैं आंसर लिख रहा हूं ऑप्शन के ना, 2 मोल अवक्षेप आएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु होती है आयरन। आयरन का संकुल यौगिक है ना हीमोग्लोबिन, Fe आएगा इसका ऑप्शन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु। फिर अगला क्वेश्चन आपके उभयदंती लिगेंड है। देखो Cl मोनोडेंटेट है, वाटर भी मोनोडेंटेट है, NH3 मोनोडेंटेट है, NO2 माइनस, ये उभयदंतुक लिगेंड का क्या है उदाहरण। Cn- भी उभयदंतुक होता है, NO2 भी उभयदंतुक होता है, HCl- भी उभयदंतुक होता है। ये आपको पढ़ा रखते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं ना इसको, उभयदंतुक का एग्जांपल है। कुछ गुरुजी इसको भी गलत करवाए, कुछ गुरुजी इसको भी गलत करवाए।
स्कूलों में जाते हैं ना आजकल, तो गलत करवाया ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन है मैडो स्वीट से प्राप्त यौगिक। मैडो स्वीट से प्राप्त यौगिक, इससे पहले और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? ये 7वां है आपके, ना 7 हो गया अब तक। 7वां है नाइट्राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां नाइट्राइट। फिर 8वां जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, 8वां है मैडो स्वीट। मैडो स्वीट से प्राप्त यौगिक है, मैडो स्वीट से प्राप्त यौगिक होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड, तो सैलिसिल एल्डिहाइड आएगा इसमें, ऑप्शन है ना। मैडो स्वीट सुगंधित पदार्थ है, ठीक। और सिनेम एल्डिहाइड आप जानते होंगे, सिनेम एल्डिहाइड किसमें पाया जाता है? दालचीनी के अंदर, सिनेमॉन बोलते हैं ना उसको। तो इसका ये प्रोडक्ट जो आ रहा है सैलिसिल एल्डिहाइड, राइमेटिमान के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैडो स्वीट। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आईयूपीएसी नाम पूछा इस कंपाउंड का, कंपाउंड लिखा हुआ है और इसका आईयूपीएसी नेम पूछा। कार्बोक्सिलिक समूह सिस्टम से बाहर है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6, और सिस्टम से बाहर जब COOH होता है तो उसका अनुलग्न ओइक एसिड नहीं लगता, कार्बोक्सिलिक एसिड लगता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपके बे, डाइओइक एसिड नहीं आएगा भैया ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगता है जब COOH सिस्टम से बाहर, तो अपन अनुलग्न लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट ओइक एसिड, ठीक। तो इसका करेक्ट नेम है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपका ऑप्शन है बे। अगला क्वेश्चन था नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में, नाभिक रागी, नाभिक रागी वही होता है नाभिक स्नेह, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन की संकरण अवस्था परिवर्तित होती है। कोई सी भी रिएक्शन ले लो, एक आपको ये कार्बोनिल लिया, कार्बोनिल कार्बन पर भी संकरण निकालने की इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन HCN के साथ। क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया का उदाहरण है HCN का योग CO पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव विद्युत ऋणता ना, ये बंद टूटेगा ऊपर, ये बंद टूटेगा CN पर। मैकेनिज्म नहीं लिख रहा मैं, एक लाइन की रिएक्शन लिख रहा हूं ना, आपको तो मैकेनिज्म भी पढ़ा रहा हूं। अब हेड टू टेल जोड़ लो आप, नॉक, नॉक पे पूंछ जुड़ेगी H, नॉक, नॉक इसकी पूंछ पे जुड़ेगी C पे, तो इसका आंसर आ रहा है C, CN और आपका OH। O पे तो जुड़ जाएगा H, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ लो, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब संकृत अवस्था निकाल लो, देखो ये बंद सिग्मा, ये पाई, सिग्मा सिग्मा, तो कार्बन पे सिर्फ सिग्मा ही गिनोगे इधर, तो पाई तो गिनते ही नहीं है ना संकरण में। इसकी संकृत अवस्था आ रही है sp2, और फिर इधर सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए, 4 का मतलब संकृत अवस्था sp3। तो इसने पूछा था नाभिक रागी योगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन इस संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा sp2 से sp3। तो sp2 से sp3 परिवर्तित होती है, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 10वें क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइमेथिल एमीन में नाइट्रोजन की संकृत अवस्था है। ट्राइमेथिल अमीन का सूत्र लिखेंगे पहले अपन, CH3N CH3 CH3, और ये लोन पेयर आपको हो गई ट्राइमेथिल एमीन। 3 डिग्री की अमीन है ना, और नाइट्रोजन की संकृत अवस्था पूछ रहा है। संकरण का सूत्र क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू संकरण, संकृत कक्षक आ जाएंगे ना उससे। तो देखो सिग्मा 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 और ये लोन पेयर, 1 2 3 4, टोटल वैल्यू 4 काउंट हो रही है, तो नाइट्रोजन की संकृत अवस्था हो गई 4 के अकॉर्डिंग sp3। संकरण में पाई नहीं गिनते हैं कभी भी, है ना, सिग्मा और लोन पेयर गिनते हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन इसका, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 4, 4 का मतलब sp3, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, 11 क्वेश्चन हो गया आपके ना। ये ऑप्शन हटा दूं मैं, इधर लिख देता हूं, इधर ही लिख लेता हूं, इनको हटा देता हूं। ये ऑप्शन तो देख लिए ना आपने,
ये ऑप्शन होने चाहिए। कुछ इसको भी गलत करवाए स्कूलों में, कुछ इसको भी गलत करवाए, इसको भी गलत करवाए। आगे के ऑप्शन देखो, आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय प्राबल्यता दर्शाने वाला यौगिक। तो जलीय विलयन में क्षारीय प्राबल्यता एक तो दे रखा है ट्राई एथिलमीन, एक डाई एथिलमीन, एक दे रखा है एथिलमीन और एक अमोनिया। ये प्रैक्टिकली आएगा जलीय विलयन में, है ना। जलीय विलयन में जो क्षारीय सामर्थ्य होती है वो प्रैक्टिकली होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ब, डाई एथिलमीन, क्योंकि जलीय विलयन में पूछ रहा हूं। गैसीय अवस्था में पूछता तो 3 डिग्री अमीन आती, गैसियस स्टेट में पूछता तो, लेकिन जलीय विलयन में पूछा है तो 2 डिग्री अमीन आएगी, C2H5 का होल ट्वाइस NH। इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ब है। गैसियस में पूछता तो ऑप्शन ए आता, जलीय में पूछा तो ऑप्शन ब आएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन है प्रोपेन 2 अमीन। प्रोपेन 2 अमीन तो 1 डिग्री अमीन है भाई, ये है प्रोपेन 2 अमीन। एक गलत ऑप्शन ये नहीं है, सही है ना। पेंटेन 3 अमीन, ये भी 1 डिग्री अमीन है। एन मैथिल एथेनेमीन, एन पे मैथिल लगाओ और इधर 2 कार्बन की चेन, एथेनेमीन, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा एन मैथिल, एन मिथाइल, एन पे प्रतिस्थापी मिथाइल है, 2 कार्बन की चेन, एथ सैचुरेटेड एन का ही हटा के एमीन, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर जो 13वां है उसका करेक्ट ऑप्शन है सेट, एन मैथिल एथेनेमीन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट। आप आपके ऑप्शन मिला लीजिएगा आपके पेपर में कि आपने कौन सा किया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका मूल्यांकन कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर है 14वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण है भी इंसुलिन। 2 तरह की प्रोटीन होती है ना, गोलिकाकार प्रोटीन पूछा इसने ना, एक होती है रेशेदार प्रोटीन, एक होती है गोलिकाकार प्रोटीन। आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन 2 तरह की होती है, रेशेदार और गोलिकाकार। तो गोलिकाकार प्रोटीन का एग्जांपल है इंसुलिन, गोलिकाकार प्रोटीन का एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, अंडे की एल्ब्यूमिन, वो भी गोलिकाकार है। नीचे के 3 ऑप्शन है ना, केरेटिन, मायोसिन और कोलाजन, ये तीनों के तीनों ऑप्शन तो उसके एग्जांपल है रेशेदार, फाइबर नुमा प्रोटीन। तो गोलिकाकार प्रोटीन का बेस्ट मतलब राइट एग्जांपल है, इसके अंदर एक ही राइट एग्जांपल होगा एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव इंसुलिन, और इसका दूसरा एग्जांपल होता है इंसुलिन के अतिरिक्त एल्ब्यूमिन। बाकी केरेटिन, मायोसिन, कोलाजन ये रेशेदार प्रोटीन है, इसने गोलिकाकार पूछा तो इंसुलिन आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन की चेन होती है, एल्डिहाइड होता है ना, तो ग्लूकोज है एक एल्डोहेक्सोस, एक एल्डोहेक्सोस सा ऑप्शन आएगा, एंड एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस। आधुनिक वर्गीकरण में पढ़ा रखा है आपको, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस और फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोस होता है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेंटोज तो राइबोज वगैरह के अंदर होते हैं ना, डीएनए आरएनए में होते हैं पेंटोज। क्वेश्चन नंबर 16, दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को, है ना, लैक्टोज, लैक्टोज होती है मिल्क शुगर। ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया आपके ना, ऑब्जेक्टिव के आंसर आप देख लेना, ऑब्जेक्टिव के आंसर ये होने चाहिए। और देखिए आगे फिल इन द ब्लैंक पे चलते हैं। मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई, मोलरता की इकाई होगी भाई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर मोलरता की इकाई होती है। किसी ने ग्राम मोल पर लीटर लिखा होगा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, मोल पर लीटर ये मोलरता की यूनिट है। हेनरी नियम का गणितीय रूप, हेनरी नियम का गणितीय रूप है P बराबर
KHX, P इज इक्वल टू KHX, और किसी ने ये लिखा अगर M बराबर KHP, वो भी ठीक है। स्टार्टिंग यहीं से होती है ना, लास्ट में ये आता है, लास्ट में मोल फ्रैक्शन वाले सूत्र पे आ जाता है ये M वाला सूत्र। तो P बराबर KHX लिखा वो भी सही है, M बराबर KHP लिख दिया तो भी ठीक है। बुक में ये दिया हुआ है ना, अपन स्टार्ट यहां से करते हैं डेरिवेशन और इसमें पहुंच जाते हैं, लास्ट सूत्र यही आता है P बराबर KHX। एक अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का, बेहतरीन क्वेश्चन था ना, और ये भी बहुत से गुरुजी गलत करवाया स्कूल में जाके बच्चों को। अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को कहते हैं। इसने पूछा अभिकारक अणुओं के, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, थर्ड, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को डॉट 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 कहते हैं। एक ग्राफ पढ़ाते हैं आपको टेम्परेचर वाला, इस तरह का ग्राफ होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। इधर तो लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट पे तो काइनेटिक एनर्जी, और वाई कोऑर्डिनेट पे लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं का अंश, और ग्राफ खींचते हैं कुछ इस तरह। एक तो T डिग्री सेल्सियस पे खींचता है और एक T+10 पे खींचता है, ठीक। ये ग्राफ सबने पढ़ा होगा। वो प्रश्न में पूछ रहा है अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को कहते हैं। तो देखो इधर अभिकारक अणुओं का अंश कम, इधर भी अभिकारक अणुओं का अंश कम, सर्वाधिक अंश होता है बीच में, सर्वाधिक अंश यहां मिलेगा आपको बीच में मिड पे। ये तो T डिग्री सेल्सियस वाला ग्राफ है, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है वो T+10 डिग्री सेल्सियस वाला है, T+10 डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस और ये T+10 वाला ग्राफ है, ग्राफ आपको पढ़ा रखा है। उसने प्रश्न पूछा अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश, तो सर्वाधिक अंश तो बीच में होगा, इधर अभिकारक अणुओं का अंश कम है, इधर भी अभिकारक अणुओं का अंश कम है, और उसने पूछा अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा। सर्वाधिक अंश होता है बीच में, गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इस वाली जो गतिज ऊर्जा है ना, इसको बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये इसका आंसर आएगा। कुछ सक्रिय ऊर्जा लिखी है, सक्रिय ऊर्जा नहीं है में इसका आंसर। सक्रिय ऊर्जा तो इधर होती, तो ये अंश तो कम है ना, ये तो कम अंश है, ये T वाला आंसर, ये T+10 वाला है, तो कुछ इसका आंसर एक्टिवेशन एनर्जी लिख के, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है इसका आंसर, है ना। उसने पूछा ही क्या, यहाँ पढ़ते आप लाइन को, अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश, सर्वाधिक अंश तो बीच में होगा ना, इसको बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अंग्रेजी में लिख के आते तो ये लिख के आते मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और जिन्होंने एक्टिवेशन लिखा उन्होंने गलत लिखा। ये एक्टिवेशन आपको बताया गया है तो गलत बताया गया, एक्टिवेशन नहीं आएगा। प्रश्न को आप ढंग से पढ़ लें। अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को, तो सर्वाधिक अंश तो बीच में होगा, इधर भी अभिकारक अणुओं का अंश कम है, कम ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी कम है, अधिक गतिज ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश भी कम है, और उसने पूछा सर्वाधिक अंश, सर्वाधिक अंश तो बीच में होगा मिड पे, तो मिड वाले को बोलते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। तो अंग्रेजी में ये ऑप्शन आएगा, हिंदी में ये लिखना आपको, ना। और उसके बाद था चौथा डॉट 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 और एक्टिनाइड, तो इसमें लैंथेनाइड आएगा चौथे में लैंथेनाइड लिखना आप, लैंथेनाइड डॉट 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 में आएगा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, राइट। फिर क्वेश्चन था आपका पांचवा,
पांचवा प्रश्न है K for FeCl6 में समन्वय मंडल है, तो समन्वय मंडल ये है K for FeCl6 पूछा, K for FeCl6 समन्वय मंडल बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं, बट आपको आंसर यूं लिखना था, ये आएगा आंसर FeCl6 ऊपर -4, राइट, या -4 या 4 के बाद माइनस, ये बेस्ट होता है वैसे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बड़े ब्रैकेट को अलग करके लिखना था, चार्ज के साथ लिखना था ना, समन्वय मंडल पूछा तो K4 तो हट जाएगा ना, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, तो FeCl6 -4, ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, राइट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6, बेंजिलिक अल्कोहल में फ्री वैलेंसी OH समूह ... संकृत कार्बन से बंधित होता है, तो बेंजिलिक अल्कोहल ये होता है, ये तो बेंजिल ग्रुप है, पढ़ा रखा आपको, और ये अल्कोहल हो गया। उसने क्या पूछा, बेंजिलिक अल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसकी संकृत अवस्था, तो गिन लो 1 2 और 2 सिग्मा, ये इसकी संकृत अवस्था आएगी sp3, राइट। वर्गीकरण में है ना क्लासिफिकेशन, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के अंदर डाला हुआ। बेंजिलिक हैलाइड में भी वही sp3 आएगा, हैलाइड पढ़ते हो जब यहाँ X आता है, अल्कोहल पढ़ रहे हो तो OH आ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर था कौन सा, छठे में आंसर आएगा sp3, अब वो है ना फिल इन द ब्लैंक की बात कर रहा हूं। 7वां क्वेश्चन, ये तो हटा देता हूं, मिलान कर ले रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है डॉट एंजाइम की उपस्थिति ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तन होता है, तो जाइमेज आएगा, जाइमेज एंजाइम से होता है ना ग्लूकोज का इथेनॉल में परिवर्तन, जाइमेज करेक्ट ऑप्शन है। फिर आएगा जाइमेज भरना इसमें आपका ना, ये किण्वन के अंदर पढ़ते हो ना, किण्वन प्रोसेस के अंदर आता है। सोडियम बेंजोएट का उपयोग, सोडियम बेंजोएट होता है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव, अंग्रेजी में प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, ये होता है सोडियम बेंजोएट, लिखवा रखा है सबको, पढ़ा रखा है, परिरक्षक, परिरक्षक का मतलब है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। तो इसके अंदर डॉट में आपको बनना था, सोडियम बेंजोएट का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, अंग्रेजी में प्रिजर्वेटिव और हिंदी में परिरक्षक, अंग्रेजी प्रिजर्वेटिव। विटामिन डॉट की कमी से बेरी रोग होता है, B1 आएगा इसमें ऑप्शन, B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी वृद्धि मंदता, भूखने लगना, थकान रहना, उसको बोलते बेरी थकान रहना, वृद्धि मंदता, भूख नहीं लगना। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां, आरएनए में उपस्थित शर्करा का नाम बीटा डी राइबोस, इज दैट करेक्ट? बीटा डी राइबोस, बीटा फॉर्म होती है पहली बात तो, और डी राइबोस होता है। आरएनए में उपस्थित शर्करा होती है बीटा डी राइबोस, बीटा के साथ लिखना था ना, ओनली राइबोस लिखा होगा तो उसमें जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपको नंबर दे पाए, ठीक है। बीटा डी राइबोस इज दैट करेक्ट, परफेक्ट, क्योंकि दो फॉर्म होती है ना राइबोस की, अल्फा और बीटा, तो बीटा डी राइबोस काम आती है राइबोस के अंदर, मतलब आरएनए के अंदर। इस संतृप्त विलयन को परिभाषित करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। विलय की अधिकतम मात्रा जिस विलयन में घुली होती है, ठोस विलय की अधिकतम मात्रा जिस विलयन में घुली होती है उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठोस विलय की अधिकतम मात्रा जिस विलयन में घुली होगी उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था सेकंड, सोडियम अमलगम में उपस्थित विलय व विलायक बताइए। कुछ इसमें फिजिकल स्टेट लिखवाया है, भौतिक अवस्था लिखवाया है कि में सोडियम तो सॉलिड होता है और अमलगम होता है पारा, अमलगम बोलते हैं पारा, ये लिक्विड होता है। फिजिकल स्टेट थोड़ी पूछी है उसने, फिजिकल स्टेट नहीं पूछी उसने, पूछा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये जो सोडियम अमलगम है ये ठोस विलयन का उदाहरण है, ठोस विलयन होता है और जैसा विलयन वैसा विलायक। ठोस विलयन अगर मैं बोल रहा हूं तो जैसा विलयन होगा, विलयन की अवस्था ही विलायक की अवस्था होती है, तो विलायक तो कौन हो गया इसमें,
विलायक तो हो गया सोडियम, और विलय कौन हो गया? अमलगम, बोले तो पारा। अमलगम तो पारे की मिश्र धातु को बोलते हैं ना, ये करेक्ट आंसर है इसका। विलायक सोडियम लिखना था, विलय पारा लिखना था। विलय विलायक पूछा उसने, फिजिकल स्टेट नहीं पूछी, ठोस और द्रव। फिजिकल स्टेट तो वैसे ही दिख रही है कि सोडियम सॉलिड होगा, अमलगम लिक्विड होगा, कुछ तो फिजिकल स्टेट बता के फ्री हो गए। आंसर आएगा ठोस विलयन का उदाहरण है, विलायक सोडियम है, विलय पारा है। फिर कोटि का परिकलन करो, कोटि में तो योग कर देते, इसका पावर होगा 1/2 प्लस 3/2। कोटि में तो क्या करना है, योग ही तो करना था। तो कोटि में पावर का समी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन था, तो कोटि ऑर्डर, ऑर्डर आ जाता है 1/2 प्लस 3/2, और टोटल करके लिख देते इसको। फिर अगला पूछा था, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में के लिए एनिसोल में उपस्थित OCH3 समूह का निर्देशकारी प्रभाव होता है। निर्देशकारी प्रभाव और तो पहला है ना, एनिसोल पे पूछा था। जो समूह तंत्र से जुड़ा है वो लॉन पे रखता है तो प्लस एम इफेक्ट लगेगा। अब प्लस एम इफेक्ट में नेगेटिविटी कहां पर आती है, ऑर्थो और पैरा पर। ओपी दिष्टकारी आएगा आंसर ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट। संक्षेप में बता रहा हूं आंसर आपको थोड़ा लिखना था इसमें। फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया पर प्राप्त श्वेत अवक्षेप, फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया पर प्राप्त श्वेत अवक्षेप, तो ये फिनॉल है, 3Br2 जल से होगी रिएक्शन, Br2 एक्वस। श्वेत अवक्षेप का रासायनिक नाम ही पूछा उसने। 3 बार ब्रोमीनीकरण होता है जल की उपस्थिति में। अगर कार्बन डाइसल्फाइड और 273 केल्विन ताप होता तो मोनोब्रोमीनीकरण होता, ट्राइब्रोमीनीकरण होगा। 1 2 3 4 5 6 इसका रासायनिक नाम पूछा था 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल आएगा आंसर। 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, उसने केमिकल नेम पूछा था कंपाउंड का, आपका आंसर होगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, ट्राइब्रोमीनीकरण का एग्जांपल। अगला क्वेश्चन आपका, NH2 NHCO NH2 का रासायनिक नाम, सेमी कार्बेजाइड है भाई, सेमी कार्बेजाइड, चाहे हिंदी में लिख दो सेमी कार्बेजाइड। NH2G की रिएक्शन में या NH2Z की रिएक्शन में आता है ना, आपके NH2G या NH2Z की रिएक्शन में आता है सेमी कार्बेजाइड। आप ये भी लिख सकते थे अमीनो यूरिया, आपकी बुक में तो सेमी कार्बेजाइड है बट याद रखने का तरीका अमीनो और रिमेनिंग पार्ट यूरिया। अमीनो यूरिया को क्या बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड या अमीनो यूरिया। अगला था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और फिनॉल के मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम, ये होती है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, और फिनॉल। पैरा पोजीशन पे होगी रिएक्शन, ESR रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें बता दिया ना आपको, इसमें ये तो क्या रहेगा विलायक, और अमलगम क्या रहेगा विलय, अमलगम विलय है ना, अमलगम बोले तो पारा। फिर इधर आ जाओ, आपके जो रिएक्शन लिखी हुई थी, मध्य अभिक्रिया से बने उत्पाद का नाम पूछा उसने। ये अम्ल है तो क्षार की उपस्थिति में होगी रिएक्शन, फिनॉल अम्ल है ना, क्षारीय माध्यम में होगी रिएक्शन, नहीं लिखनी थी, ओनली उत्पाद का नाम, लीव आउट HCl and it's convert to this। ये हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, नारंगी रंग का रंजक है, तो आपको नाम पूछा था उसने पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ESR रिएक्शन का एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आएगा इसका नाम। फिर प्राथमिक अमीन के लिए आइसोसाइनेट परीक्षण पूछा था, प्राथमिक अमीन का आइसोसाइनेट परीक्षण,
प्राथमिक अमीन का आइसोसैनेट परीक्षण 1 डिग्री अमीन ले लीजिए, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक। क्लोरोफॉर्म लेना था और एल्कोहलिक 3KOH लेने थे और गर्म करना था। ये तो डिब्बा बंद कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये आ जाएगा RNC दुर्गंधमय पदार्थ एल्किल आइसोसाइनेट, बदबूदारी होगी। प्राथमिक अमीन का परीक्षण है जो एलिफेटिक अमीन भी देती है और एरोमेटिक भी देती है, एनिलीन भी देती है इस परीक्षण को, क्योंकि NH2 ग्रुप की रिएक्शन। और एल्कोहलिक KOH लेना है क्योंकि विलोपन होता है क्रिया विधि के अंदर, राइट। प्लस साथ में क्या जाएगा 3KCl और बचा हुआ सर 3 O है ना, तो 3 ही ज्यादा जाएगा, ये बनेगा RNC। ये प्राथमिक अमीन का टेस्ट हो गया, ठीक है। बाकी और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो ना। जैसे क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह होते हुए भी Cl समूह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं में ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है, क्यों? प्लस एम प्रभाव के कारण। प्लस एम प्रभाव आएगा क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा दिष्टकारी किसकी वजह से? प्लस एम से, ठीक है। और बाकी आपको किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, बाकी थोड़े लिखने के क्वेश्चन है ना, तो आप पूछ सकते हो। एक 18वें क्वेश्चन का जो पहला है ना, 18वें का फर्स्ट, 18वें में ऑब्लिक में 2 क्वेश्चन है, समझ गए। 18वें का फर्स्ट है समावयवी हेलो एल्केन में श्रृंखलन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम हो जाते हैं। ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है प्रश्न, हिंदी में गलत है, अंग्रेजी में सही है। अंग्रेजी में देखो इसको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन ब्रांचिंग। उसने श्रृंखलन लिख दिया ऊपर, श्रृंखलन नहीं होना चाहिए, शाखन होना चाहिए। शाखन होने के साथ क्वथनांक कम होते हैं, तो हिंदी में तो गलत लिखा हुआ है 18वें का फर्स्ट, अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है। शाखन बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि शाखा अगर बढ़ेगी तो अणु गोलीय हो जाएगा, और गोलीय होने पर वान डेर वाल अट्रैक्शन कम होते जाएंगे और क्वथनांक घटता जाएगा। तो अंग्रेजी वर्जन सही लिखा हुआ है इसका, हिंदी गलत है इसका ना। बाकी और पेपर ठीक था। जैसे क्वेश्चन था किसी का 18वें का थर्ड या 18वें का सेकंड देख लो, समावयवी डाई क्लोरोबेंजीन में पैरा समावयवी का गलनांक ऑर्थो व मेटा समावयवी की तुलना में अधिक होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण। पैरा की स्ट्रक्चर सममित होती है ना, सममित की वजह से उसका निबिड़ संकुलन होता है, और निबिड़ संकुलन होने के कारण उसका गलनांक ज्यादा आता है। फिर इसका थर्ड था किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रासायनिक मिश्रण सदैव ध्रुवण अगुणक होता है बाह्य प्रतिकार के कारण। इसने पूछा था क्यों अगुणक होता है, कारण बाह्य प्रतिकार के कारण। रासायनिक मिश्रण में बाह्य प्रतिकार लगता है, एक 50% मॉलिक्यूल डेक्सो रोटेटरी होता है, 50% लेवो रोटेटरी होता है, तो बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगुणक हो जाता है। बाकी और किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, जैसे एक आया था लाल चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक एसिड। फॉर्मिक अम्ल कोई तो बोलते हैं लाल चींटी, फॉर्माइका। तो लाल चींटी में जो एसिड पाया जाता है उसका IUPAC नाम पूछा था, तो मेथेनोइक एसिड, HCOOH, मेथेनोइक एसिड आएगा। और कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे करके पूछ लेना। सिरके में उपस्थित अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड नहीं लिखना था, एथेनोइक एसिड, IUPAC पूछ रहा है। रोजन मुंड जानते ही हो, तो रोजन मुंड के बाद में जो रिएक्शन आई है वो गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण है, गाटरमान कोक रिएक्शन है उसके बाद। और जो इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर डाल रखा था ना आपको, एक इंपॉर्टेंट वाला कि भाई ये टॉपिक पढ़ के जाने, मोस्ट ऑफ उसी में से है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो, 9887406008। इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ लेना ना। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट हो आप इस पे पूछ सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन XYZ, जितने भी आपके प्रश्न आए टोटल, उनमें से किसी भी रिएक्शन में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले छोटे क्वेश्चन तो सारे मैंने करवा ही दिए। 11वां क्वेश्चन आया था फिनॉल का नाइट्रेशन है, IUPAC नाम पूछा था उसका, और कंसंट्रेट से करवा रहा है तो ट्राई नाइट्रीकरण होगा, तो नाम आएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल 11वें का। 12वें में पहले बनेगा बेंजीन सल्फोन, वो 13वें में। 12वां तो 413 केल्विन पे है ना,
और X पूछा है और X का आईयूपीएसी नाम एथॉक्सी एथेन, 12वें में आएगा एथॉक्सी एथेन। 413 केल्विन वाली रिएक्शन 140 डिग्री सेल्सियस वाली, 13वें का। एक आध के मैं बता दूं तो आपको आंसर जो रिएक्शन है उनके भी बता देता हूं। 11वें में फिनॉल का नाइट्रीकरण करवा रहा था कंसंट्रेट से। कॉन्सेंट्रेट HNO3 जब आप लेते हो तो ट्राई नाइट्रेशन होता है, तनु में होता है मोनो नाइट्रेशन और कॉन्सेंट्रेट में ट्राई होता है। तो ट्राई नाइट्रेशन कराना था, ये ट्राई नाइट्रेशन हो गया। इसके 3 अणु लेने थे, 3 बार जल निकलता। ये तो रिएक्शन लिखा था कि अब आईयूपीएसी नाम पूछा तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि OH मुख्य क्रियात्मक समूह है, NO2 तो प्रतिस्थापी होता है ना, जानते हो ये बात। तो फिर इसका नाम आ जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है कंपाउंड का। फिर 12वां क्वेश्चन, 12वें में इसने पूछा है कि एथेनॉल को, क्या आपका एथेनॉल हो गया। और 413 पे पूछ रहा है तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेने थे आपको, और सांद्र H2SO4 ले रहा है, निर्जली कारक है, और 413 केल्विन पे रिएक्शन करवा रहा है। इसका OH और इसका H एक लाइन में जल निकलेगा। अंतरा निर्जलीकरण है, एक होता है अंतर निर्जलीकरण, वो 443 पे होता है। 443 पे एथीन आती है आंसर, फिर ये प्रोडक्ट बन गया, जल आउट हो गया। ये X लिखा था उसने। इसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। ज्यादातर जगह नाम आईयूपीएसी पूछेंगे, है ना। रासायनिक समीकरण भी लिख दिया मैंने, आईयूपीएसी नाम एथॉक्सी थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, बेंजीन ली है, ओलियम, ओलियम आपको पढ़ा रखा है, सदून H2SO4 होता है, ये होता है H2S2O7 या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 गैस, बेस्ट सल्फोनिक कारक है। इससे आ गया होगा, ये पूछा था तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड आएगा। फिर उसने सारी रिएक्शन 3 पे एक साथ करवा दी, NaOH के साथ ताप दे रहा है और सेकंड में ट्रीट करवा रहा है H+। इसका सीधा ही आंसर लिखना था आपको, इसका बी आएगा। इंपोर्टेंट में भी लगवा रखा था आपको ना। ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन 13वीं। एनिलीन की क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया से तुलना, तो अमोनिया ज्यादा अच्छी क्षारीय आएगी, एनिलीन में तो प्लस एम प्रभाव लगता है ना, क्योंकि क्षारीय सामर्थ्य घट जाएगी। डीएनए की द्विकुंडली संरचना जानते ही हो। फिर कोटि, छदम कोटि के उदाहरण वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, छदम कोटि प्रथम उदाहरण से समझाइए छदम प्रथम कोटि को। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन और सुक्रोज का अम्लीय जल अपघटन, दोनों छदम प्रथम कोटि के एग्जांपल आपकी बुक में है ना। कोटि की परिभाषा दे देते, अभिकारकों की अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ऐसा कुछ है नहीं। और कोई रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है 20वें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में एक रिएक्शन लिखी हुई है, सोडियम एसीटेट है, तीर पे लिख रहा है सोडा लाइम के साथ गर्म, सोडा लाइम के साथ गर्म, और ए पूछ रहा है और साइड प्रोडक्ट है Na2CO3। ए पूछ रहा है तो बी कार्बोक्सिलीकरण है, तो ये सी तो गायब हो जाएगा। तो ये अगर मैं डिब्बा बंद करके लिखूं तो ये यूं आएगा, राइट, NaOH ऐसे बंद हो जाएगा। ये Na2CO3 चला जाएगा, ये H यहां मान लो, ये आ जाएगी मीथेन, CH4 आंसर आएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 20वें का थर्ड, 20 क्वेश्चन का थर्ड, बी कार्बोक्सिलीकरण है सोडा लाइम की उपस्थिति में। और 20वें के अंदर ही एक लास्ट रिएक्शन है, अभिक्रिया, ऑब्लिक वाले क्वेश्चन के अथवा वाले थर्ड, बेंजीन लिए उसमें, तीर पे CO लिए, कॉपर है ना, कॉपर होगा, कार्बन, अच्छा सी कॉपर तो नीचे लिखा, ऊपर तो CO लिखा है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, HCl कोबाल्ट नहीं है भैया ना, और
एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, AlCl3 CuCl। आपको विद मैकेनिज्म पढ़ा रखी है रिएक्शन, गाट्रामान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण है, गाट्रामान कोक बेंजल्डिहाइड आएगा इसका, बेंज एल्डिहाइड विद मैकेनिज्म पढ़ाई हुई रिएक्शन है, ठीक है। और सिरके में उपस्थित IUPAC नाम बताई दिया, एथेनोइक अम्ल। लाल चीटी का बताई दिया कि मैथेनोइक अम्ल, IUPAC पूछे है ना। और बाकी और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे, है ना, पूछ लेना। और आपका पेपर आप मिला लेना ढंग से, कितना आपने सही किया कितना गलत किया मूल्यांकन कर लेना, ठीक है।